Hello class, welcome to Crack Grade B online learning platform. My name is Jivan Jha and this is your economic class. So let's begin the class. आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम वैसे भी कहते हैं प्राइस डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक। बेसिकली इस इकोनॉमिक्स का एक फंडा जो है प्राइस डिटरमाइन करना किसी भी कमोडिटी का। वो कैसे होगा प्राइस डिटरमाइन? सिंपल सा एक सप्लाई और डिमांड, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस क्या रहेगा। अगर किसी भी चीज़ का सप्लाई कितना है और उसकी डिमांड कितनी है, इन दोनों के इक्विलिब्रियम मतलब जिस टाइम पे डिमांड और सप्लाई एक तरह से बराबर हो जाएंगे, वो जो लेवल बनेगा इसी को बोलते हैं प्राइस। इस लेवल पे अगर सपोज करो कि एप्पल का इतना सप्लाई है 10 kg और 10 kg डिमांड है, इस दोनों के बीच में जो प्राइस निकल के आएगा तो वही बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और यही होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस चीज़ को हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिमांड के साइड को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे सप्लाई साइड में, और दोनों पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम सेट होता है। ठीक, तो चलो फर्दर डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो सबसे पहला मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड होता क्या है? तो डिमांड जो होता है वो बेसिकली होता है कि एक डिमांड कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूमर मांगता है। ठीक, और उसके साथ ही वो एक तरह से विलिंग तो है, लेना चाहता है, बट एबल टू पे भी है, मतलब वो खरीदने की क्या कहते हैं अपना काबिलियत भी रखता है और एबिलिटी भी रखता है, जैसे कि उसको पे करने की क्षमता हो। तो कहने का मतलब है कि डिमांड डिपेंड करता है इन तीनों चीज़ पे। उसकी डिजायर, पहले तो खरीदना चाहता है, दूसरे मीन्स टू परचेज, उसके पास पैसे हो, और तीसरा होता है कि वो खर्च करना भी चाहता है। ऐसा नहीं कि बस सोच रहा है, देख रहा है, पैसे भी है बट वो खरीदना नहीं चाहता। ठीक, तो उसको डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड तब होगा जब ये तीनों कंडीशन आपस में मैच हो जाएंगे। पहला डिजायर है, दूसरा परचेज करने की कैपेबिलिटी है, और तीसरा वो परचेज करना भी चाहता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब उसके बाद हम देखते हैं व्हाट डिटरमाइन द डिमांड। ठीक है, अब डिमांड का डिटरमिनेशन कौन करता है, कौन क्या ऐसी फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड डिटरमाइन होता है? सबसे पहला होता है प्राइसिंग ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। आपके सामने का एग्जांपल है, दो फ़ोन का सेलर है, रेडमी, एप्पल। रेडमी का फ़ोन चीप होता है, इसकी डिमांड ज़्यादा है। एप्पल का फ़ोन महंगा होता है, इसकी डिमांड कम है एज कम्पेयर टू रेडमी। ठीक, तो यही है, अगर एप्पल भी अपने फ़ोन का दाम कम कर देगा तो इसके भी डिमांड बढ़ जाएंगे। ठीक, दूसरा होता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अब कंज्यूमर क्या चाह रहा है आगे? अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि आगे फ्यूचर में चल के ये चीज़ महंगी हो जाएगी, अगर सपोज करो कोई 100 रुपये की केजी कुछ बिक रहा है या ऑयल बिक रहा है, ठीक है, अगर वो लगता है कि आगे चल के और महंगी होने वाली है, तो क्या करेगा कंज्यूमर? इसको खरीद के और रखना शुरू करेगा, होल्ड कर लेगा। तो ठीक है, तो इसकी और थर्ड फैक्टर है प्राइस रिलेटेड टू कमोडिटीज। अब रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस भी डिसाइड करके कि इस कमोडिटी का डिमांड क्या रहेगा। जैसे कि अगर सपोज करो कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लोग कॉफ़ी की जगह चाय पीना शुरू कर देंगे। इसका मतलब टी का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक, तो रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस भी है, उससे भी डिसाइड होता है कि इस कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। उसके बाद दूसरा फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब सपोज करो जो बायर है, अब उसके जेब में पहले 100 रुपये होते थे, ठीक, अब वही जो बायर है मतलब खरीदने वाला जो है, उसके जेब में अब 1000 रुपये या 10,000 रुपये। तो जो कमोडिटी को पहले एक लेता था, हो सकता है उसे मन ना भरा, वो उसकी जगह पे 5 लेना शुरू कर दे। जैसे महीने में एक बार होटल जाता था दोस्तों के साथ खाने पीने को, लेकिन अब उसके पास पैसे ज़्यादा तो हो सकता है वो 3 बार जाए। तो एक तरह से क्या है, रेस्टोरेंट सर्विस की डिमांड 3 टाइम बढ़ गई, ये 4 टाइम बढ़ जाती। ठीक, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। अब जैसे भी टेस्ट बदलता है उसके हिसाब से डिमांड बढ़ जाती है, घट हो जाती, कम हो जाती। जैसे कि पहले ओल्ड टेलीविजन सेट, तो ओल्ड टेलीविजन सेट का अब डिमांड बहुत ही कम हो गया, नेग्लिजिबल है, इनफैक्ट नहीं है। लोग अब क्या मांग रहे हैं? एलसीडी, एलईडी। तो एलसीडी और एलईडी की डिमांड बढ़ चुकी है। तो जैसे टेक्नोलॉजी कुछ भी चेंज होगा, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद अदर फैक्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें और डिसाइड करता है डिमांड के बारे में, जैसे कि कंज्यूमर का क्या एज है। जैसे सपोज कर बहुत सारे जो एक जोग्राफिकल एरिया में बहुत सारे जो लोग हैं एजेड हैं, जैसे कि जापान है, तो जापान की सोसाइटी एजेड सोसाइटी है, तो उनकी डिमांड का एक अलग फैक्टर है। और जिसकी सोसाइटी एज नहीं है मतलब बच्चे हैं, वहाँ का डिमांड अलग होगा। ठीक, तो ये सारे फैक्टर डिसाइड करता है किसी कम्युनिटी का क्या डिमांड होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और डिमांड का फंक्शन।
अब डिमांड का फंक्शन ना बेसिक फंक्शंस है। फंक्शन मतलब क्या होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस है। अब डिपेंडेंट मान लो डिमांड, अब किसी प्रोडक्ट का डिमांड, जैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्स, एक्स की डिमांड कितनी होगी, तो उसका डिमांड का मतलब फंक्शन ऑफ उसके प्राइस को, उसके बाद दूसरा कंज्यूमर के हाथ में जितने मनी है उसके कमोडिटी जो उसके अलग है, जैसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और लास्ट में एडवर्टीजमेंट। अब सबको मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि डिमांड ऑफ एक्स कितना रहेगा, इसको मतलब है इन सबको मल्टीप्लाई करके वो आएगा। पहला जो फंक्शन, तो सबसे पहले तो ये एक्स का जो प्रोडक्ट है, एक्स को जगह मतलब मान लो कि एक तरह से ये एप्पल का फ़ोन है, डिपेंड करता है कि इसकी जगह इसकी प्राइस कितनी होगी। प्राइस कम है डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा है डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा होता है कि कंज्यूमर के हाथ में पैसे कितने खरीदने के लिए। अगर सपोज करो कि सबके हाथ में अच्छे खासे मनी एक बार में आ जाए, और वो जैसे कि पहले इनके पास में 10,000 रुपये होते हैं, अब इनकी इनकम 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये पर मंथ का हो जाए, तो हो सकता है ये पूरे जो पॉपुलेशन है वो सब खरीदना शुरू कर देंगे ये पर्टिकुलर एप्पल का फ़ोन। इसका मतलब क्या है, इसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा होता है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अगर सपोज करो कोई इसी जो ये फंक्शंस दे रहे हैं, एप्पल अवेलेबल करा रही मार्केट में, अगर सेम फंक्शन सेम जो बेनिफिट या मतलब यूजेस है वो उस रेंज का हो, जैसे कि एप्पल का फ़ोन 60,000 का है और उसी सेम फंक्शन सेम सब कुछ सेम क्लियरिटी सेम पिक्चर क्वालिटी वाला फ़ोन जो है ना वो 75,000 का है या 65,000 का है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग जो है ना उसको ना खरीद के इसको खरीदेंगे। अगर इसका प्राइस 45 का होगा तो लोग एप्पल को नहीं खरीद के इसको खरीदेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का क्या ऐसे प्राइस रहेगा, उसके हिसाब से इसकी प्राइस डिसाइड होती है। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक प्रोडक्ट जो होता है दूसरे प्रोडक्ट के जगह पे यूज किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों साथ साथ यूज करे जाते हैं। अब जैसे कि अब बैटरी वाला कार, बैटरी वाली गाड़ी की डिमांड कैसी रहेगी, बैटरी वाली कार की डिमांड अगर सब हो सकता है अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ जाए जहाँ पे बैटरी जो है ना, बैटरी की कॉस्ट वो इतना कम हो जाए, जैसे ₹1000 का आप कार की बैटरी ले सकते हैं, ठीक है। जो 4x4 कार एसयूवी होती है, एसयूवी की बैटरी मिल जाएगी आपको, और जिससे आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा 5000 किलोमीटर का। हो सकता है सारी पेट्रोल के जो व्हीकल है ना उसको लोग खरीदना ही बंद कर देंगे, सब आ जाएंगे बैटरी पे। क्यों? क्योंकि बैटरी इतनी सस्ती होगी, तो मतलब बैटरी वाली कार की डिमांड एकदम पिक कर जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री है, बैटरी और बैटरी वाली कार दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों मिलके चलती है, एक के बिना दूसरे काम नहीं चलता, ठीक। और तीसरा ये जो फैक्टर है जैसे कि टेस्ट ऑन प्रेफरेंसेस, टेस्ट ऑन प्रेफरेंसेस के बारे में आपने भी देख ही लिया कि अगर कंज्यूमर का एक टेस्ट जो है चेंज हो जाएगा, पहले वाला टीवी वो देखता था, अब नया में एलसीडी एलईडी की डिमांड है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कर रहे हैं। उसका होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि कंज्यूमर को ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाओ कि उनके अंदर इंपल्सेस है, इंपल्सेस मतलब उनको खरीदने का मन कर जाए। जैसे कि आप कैडबरी का ऐड देखते हो इस टाइम पे रक्षाबंधन के लिए, राखी पे ऐड, ठीक। ऐसा लगता नहीं कि मतलब राखी से ज़्यादा जरूरी है कैडबरी का ये खरीदना गिफ्ट के लिए, ठीक। तो ये इंपल्सेस क्रिएट कौन करता है? ये मार्केट करता है इंपल्सेस क्रिएट, ये मतलब प्रोड्यूसर करता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके। तो ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी। आपकी प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है कि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखी है, आपको जिसको बेच रहे हो उसके पास पैसे कितने हैं, आपके प्रोडक्ट के अलावा आपके जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है, और आपके प्रोडक्ट के साथ जो और भी चीज़ चाहिए होता है। अब जैसे आपने कार बेचे और पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हो रहे हैं तो लोग पेट्रोल कार कम कर देंगे, तो मतलब उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो उसके साथ यूज करे जाने वाले उसकी प्राइस क्या चल रही है, ठीक। उसके बाद कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंसेस कहाँ पे मूव कर रहा है, और लास्ट में एडवर्टीजमेंट, आपने क्या एडवर्टीजमेंट पे पैसे लगाया। ये सारी चीज डिपेंड करते हैं आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कैसी बनेगी या कंज्यूमर कितना डिमांड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला थ्योरी है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल सा एक ही चीज समझो कि अगर आपने मतलब क्या होता है, डिमांड जो है ना सिर्फ एक चीज पे नहीं चलता, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इसमें बहुत सारे और फैक्टर थे। अपने प्राइस के अलावा, कमोडिटी के प्राइस के अलावा बहुत सारे और फैक्टर थे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एडवर्टीजमेंट, इस तरह के। तो हम मानते हैं कि ये सारी चीज को फिक्स कर दो आप, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ना कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, ना कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, ना सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है, ना कॉम्प्लीमेंट्री कुछ कम हो ज़्यादा हो रहा है, इनकम द कंज्यूमर वही सेम है। ये सारे जो लेवल थे वो सारे सेम कॉन्स्टेंट है। अगर आपने किसी अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और प्राइस बढ़ा दी डिमांड कम हो जाएगी। दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप कमोडिटी का प्राइस फॉल करेगा तो उसकी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, और कमोडिटी का प्राइस बढ़ाओगे तो कमोडिटी का क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल सा ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये सारे जो फैक्टर मूव नहीं कर रहे हैं। उसके बाद डिमांड शेड्यूल, अगर आप देखो ये सारे सिनेरियो है, पहले में क्या था, 5 रुपये की चीज़ थी तो 10 यूनिट डिमांड कर रहे थे, 4 पे आ गए यूनिट बढ़ गया डिमांड का, 3 पे आ गया और 2 पे आ गया और 1 पे आ गया। देख रहे हो
हर एक की वजह से डिमांड मूव कर दी जा रही है, ठीक। उसके बाद ये डिमांड कर्व है। अब डिमांड कर्व को हमने क्या करा, डिमांड कर्व हमेशा ना ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे। कहने का मतलब है कि ये इसी अपवर्ड स्लोप में बनता है, डाउनवर्ड स्लोप में। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर प्राइस है 5, अगर इस कमोडिटी का प्राइस है 5 तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है 10। प्राइस है 4 मतलब प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई। अगर यहाँ से मैं देखूँ, अगर उस कमोडिटी का प्राइस है 3 पहले और 3 से वो 4 पे चला गया तो 3 पे इसकी डिमांड कितनी थी 20 और 4 पे डिमांड कितनी होगी 15। अगर इसकी कमोडिटी की प्राइस ऊपर गया मतलब 3 से, एक मिनट मैं इस स्लाइड को एक बार क्लियर कर देता हूँ फिर से समझने के लिए। देखो इस कमोडिटी की पहले प्राइस थी 3 रुपीज, ठीक। अब ये 3 रुपीज थी, उसकी डिमांड का क्वांटिटी कितना था 20। अब इसकी प्राइस हमने बढ़ा दी या प्राइस बढ़ गई, ठीक। प्राइस जैसे बढ़ाई इसकी प्राइस हो गया 4, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कहाँ पे आ गया 15। सेम अगर प्राइस मूव करके कम कर दिया हमने, प्राइस कम किया तो देखो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कहाँ पे चली गई 35। तो इससे साफ पता लग रहा है कि अगर आपने प्राइस कम किया तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ा दिया क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। यही जो है लॉ ऑफ डिमांड है जो हमने डिमांड कर्व पुट कर दिया, ठीक है। अब रेशनल इसमें देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, अपना ये लॉ ऑफ डिमांड होता क्यों है, मतलब प्राइस बढ़ाने से आपकी कमोडिटी की क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम क्यों हो जाती है, उसका ना ये सारे रीजन है। अब उसका रीजन क्या है, पहले तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप एक चीज का ना यूनिट बढ़ाते जाओगे उसकी मार्जिनल सेटिस्फैक्शन लेवल कम होती जाएगी और लोग उसके लिए कम पे करेंगे। जैसे खुद देखो, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आप एक पानी की बोतल लेते हो, ठीक, तो पहली वाली पानी की बोतल से सेटिस्फैक्शन लेवल आपको बहुत हाई मिलेगा कि बहुत प्यास तेज लगी थी। लेकिन आप उसके साथ दूसरी बोतल लेके देखो तो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल उससे कम ही होगी, ऑब्वियस है, ठीक। तो आप चाहोगे पहली वाली बोतल पे ज्यादा खर्च करो, उस टाइम पे अगर इस बोतल के दाम 20 की जगह कोई 30 ही मांगे आप दे दोगे क्योंकि आप बहुत तेज प्यास लगी और इससे 30 का भी मजा आएगा, 30 का भी मजा आएगा पीने में। लेकिन दूसरे वाली का आप सोचोगे नहीं भाई अब तो ठीक है, अब मेरे को 20 का चाहिए क्योंकि जो MRP है वो लो, ज्यादा मत लो इससे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जैसे आपकी सेटिस्फैक्शन मिल गया क्योंकि आपने पहली बार कोई प्रोडक्ट ले लिया, मतलब जैसे आपने पहली क्वांटिटी ले ली तो दूसरी क्वांटिटी आप तभी लोगे जब उसकी प्राइस आपको कम लगेगा क्योंकि जो आपकी नीड थी लगभग में वो सब खत्म हो चुकी है पहले से, ठीक है। या दूसरे से 1-2 क्वांटिटी लेने के बाद आपकी नीड खत्म हो चुकी है, आप थर्ड तभी डिमांड करोगे, फोर्थ तभी डिमांड करोगे आप, मतलब एक तरह से कहने का मतलब आप क्वांटिटी तभी बढ़ाओगे जब आपको लगेगा सस्ता मिल रहा है। अदरवाइज बोलोगे नहीं इसको लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, ये फर्स्ट 1-2 क्वांटिटी खाने के बाद मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, अब मेरे को इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक। दूसरा होता है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में हमने अभी भी पढ़ा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि सिंपल सा, अगर कॉफी के प्राइस बढ़ेंगे तो टी की डिमांड बढ़ जाएंगे क्योंकि जो लोग कॉफी पहले पीते थे उनको लगेगा ठीक है एक टाइम कॉफी पीते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम अगर दिन में 4 बार कॉफी पीते थे तो छोड़ो यार अभी पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं कॉफी के ऊपर, अब इतने में टी ले लेंगे और टी से कुछ पैसे बचा लेंगे, ठीक है। काम तो लगभग दोनों का एक ही है, ऑल दो एक ये अलग मतलब पूरा डिबेट का एरिया है कि क्या काम है किसका, बट समझने के लिए कि दोनों को एक ही लिए यूज करते हैं वेकअप कॉल के लिए, ठीक। उसके बाद क्या होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर कंज्यूमर के पास इनकम ज्यादा होगी तो ज्यादा खर्च करने की कोशिश करेगा। मतलब सपोज करो कि आपने पहले उसको, आपके प्रोडक्ट का नाम है 100 रुपये, ठीक, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर है 120 रुपये, तो पहले वो एक क्वांटिटी लेता है, उसके बाद फिर 20 रुपीज बच जाता है। अब आपने कम कर दिया इसको 50, तो ऑब्वियसली 2 खरीद सकता है ना। तो मतलब अगर आपने प्राइस कम किया तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाते हैं और आपने प्राइस बढ़ा दिया यहाँ से 50 से ऊपर कर लिया 100 पे लिया तो एक ही लेगा वो, समझ रहे कि इनकम इफेक्ट आ गया। उसके बाद अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। अब क्या होता है कभी कभार ना, अभी ये एप्पल का एक सेटअप कस्टमर है, ठीक, क्योंकि इनके प्राइस बैंड जो है ना कुछ ऊपर ही होते हैं, ये होते हैं सपोज करो। अब यहाँ वाले लोग ये इसको अफोर्ड नहीं कर पाते एप्पल को, यहाँ के जो लोग हैं इनके लिए MI, मोटो जी और भी बहुत तरह के जो है ना रियलमी, ओप्पो इस तरह के फ़ोन जो है ना, वीवो इस तरह के फ़ोन आते हैं, ठीक। अब ये क्या करा एप्पल ने ना अपने प्राइस जो है ना कम कर दिए, ये आ गया एप्पल का प्राइस। तो जो ये ऊपर के लोग थे जो अब तक खरीद नहीं पा रहे थे ये भी पहुंच जाएंगे खरीदने स्टोर पे कि मुझे भी फ़ोन दो एप्पल का ही दो आप तो कहने का मतलब है कि एक नया कंज्यूमर सेट मिल जाएगा। पहले वाले कंज्यूमर तो इनको ले ही रहे थे, पहले वाले कंज्यूमर तो इनको डिमांड कर ही रहे थे, एक पूरा होल न्यू सेट ऑफ कंज्यूमर और मिल जाएगा, जिसका मतलब डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद डिफरेंट यूजेस। अब क्या होता है कई सारी चीज़ का ना 2-4-5 तरह के यूजेस होते हैं, लेकिन हम उतना ही यूज करते हैं, ध्यान से यूज करते हैं। अब देखो अगर एक चीज़ महंगी है, अब अभी चीज़ महंगी है जैसे कि आप मिल्क ले लो,
ठीक है। अगर मिल्क है अभी 45 रुपीज़ पर लीटर, ठीक, तो आप बहुत तरह के नेसेसिटी जो है ना आपके उसमें यूज कर लेते हो, 45 रुपीज़ पर लीटर। तो आप जो है चाय बनाने में, उसमें घर में और पीने में सब में लगाते हो, इसका दाम बढ़ जाए 145 रुपीज़ पर लीटर। तो चाय तो छोड़ो, जो बच्चे के लिए ज़रूरत की, बच्चे और बुजुर्ग मतलब सीनियर सिटीजन और घर में जो बेबी होगा जिसको मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके छोड़ के आप अदर के लिए लेना ही बंद कर दोगे। तो इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर किसी चीज़ का प्राइस शॉर्ट अप करता है तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो यही होता है डिफरेंट चीज। आप क्या करोगे, बहुत सारे एक ही चीज़ का अगर 4-5 यूज होगा तो आप देखोगे कि कौन सा यूज एकदम जरूरी है, उसको रख के बाकी सारे यूज को बंद कर दोगे फॉर द टाइम बिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो, लॉ ऑफ डिमांड ना हमेशा अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड हमने क्या पढ़ा, बस सिंपल सा कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अगर हमने प्राइस बढ़ाया तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। ये हमेशा अप्लीकेबल नहीं होगा, और इस तरह की चीजों में तो बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं होता। वो कहाँ पे, एक तो कॉन्स्पिशियस गुड्स। अब कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब होता है कि ऐसे आर्टिकल जो प्रेस्टीज की और वैल्यू के लिए होता है, जैसे रोल्स रॉयस की कार। अब ये कार जो है ना, ये 2-4-5 करोड़ से ऊपर की आती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर 6 करोड़ भी हो जाए ना, प्राइस 7 करोड़ भी हो जाए, तब भी इसके जो कंज्यूमर सेट है, जो कस्टमर है इसके, वो लेना बंद नहीं करेंगे। जितनी क्वांटिटी यूनिट जो बेच रहे हैं वो बेचते रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है ना प्रेस्टीज का एक मतलब एक तरह से एग्जांपल है, प्रेस्टीज का सिंबल है। तो लोग जो लेने वाले हैं वो प्रेस्टीज के लिए लेते हैं। इनफैक्ट इसकी जो अगर वैल्यू कम हो जाए, मतलब प्राइस कम कर दे, तो जो कंज्यूमर सेट है वो लेना बंद कर देंगे इसको। तो इसीलिए जो है ना इस पर अप्लाई नहीं होता। वो प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। इनफैक्ट प्राइस बढ़ाने से भी आपको जो कस्टमर सेट है जो अपने प्रेस्टीज के लिए ले रहे हैं वो लेते रहेंगे। जैसे रोलेक्स की वॉच है, इसमें भी सेम। उसके बाद गिफ्ट एंड गुड्स। अब गिफ्ट एंड गुड्स में होता है कि एकदम से सपोज करो, ये भी एक नए इकोनॉमिस्ट ने, मतलब एक तरह से आप तो बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट हो गए, उन्होंने भी अपना एक रीजन दिया था कि ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उसने बताया गिफ्ट एंड गुड्स के अंदर। अब गिफ्ट एंड गुड्स में क्या होता है, सिंपल से समझो, अगर सपोज करो हर एक चीज का दाम बढ़ रहा है, ठीक, और कंज्यूमर का इनकम तो सेम है, मतलब वो 10,000 रुपये कमा रहा है महीने का, शायद 9,000 कर लेते हैं, ठीक है, तो पर डे के हिसाब से उसके पास कितना बना, 300। तो 300 के रुपीज अपने फैमिली को चला रहा है वो, ठीक है। अब हर एक चीज का तो प्राइस बढ़ रहे हैं। जैसे कि पहले वो मीट खाता था, ब्रेड खाता था, ठीक है, कभी कभार लीकर भी लेता था, और इस तरह के और भी जितने सारे यूज होते थे। अब सबके डिमांड मतलब प्राइस बढ़ गए। तो जब सबके प्राइस बढ़ जाएंगे तो उनको लगेगा कि ये तो मेरे को अफोर्डेबल है ही नहीं, तो ये खाने वाली लिस्ट वो हटा देंगे। अब इसकी जगह जो इतने पैसे फ्री हो जाएंगे वो इससे इसकी डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि मीट की जगह और 2-4 ब्रेड भी ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस ब्रेड का भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये गिफ्ट एंड गुड्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। हमारे पास गिफ्ट एंड गुड्स में होता है बाजरा, राइस जो कम क्वालिटी की होती है, वीट, इस तरह की चीज़ों पे इसी को गिफ्ट एंड गुड्स बोलते हैं, ठीक। उसके बाद कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। अब कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी का मतलब है कुछ चीज़ें ना हमारे पहले तो था सिंबल, लेकिन वो धीरे 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 हमारे इतना यूज में आ चुका है कि हम लोगों को लगने लगा ये नेसेसिटी है। जैसे कि टीवी सेट, टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, एयर कंडीशन, ये इस तरह की चीज आप देखोगे अर्बन एरिया में एक तरह से कॉमन हो चुका है। सबके घर में एसी लगे हुए हैं, सबके पास टीवी है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले था लग्जरी, लेकिन अब धीरे धीरे यूज में ऐसा आ चुका है। तो अब जो है अगर टेलीविजन सेट का दाम बढ़ भी जाए तो पर हाउस होल्ड एक टीवी तो खरीदना ही होता है, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम नहीं हो रही, ऑल दो अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ इसके दाम कम ही हो रहे, ठीक है। वो एक डिफरेंट एक्सेप्शन है, लेकिन लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस। अब सपोज करो आपने क्या देखा, आपने सिंपल से देखा प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन अगर लग रहा है कि अभी तो प्राइस सिर्फ 1 रुपये का बढ़ रहा है, बाद में 100 रुपये से बढ़ेगा, तो लोग क्या सोचेंगे कि अभी 1 रुपये बढ़ रहा है, रुक जाओ खरीदना, नहीं, बिल्कुल खरीदते रहेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है आगे चलकर और प्राइस बढ़ने वाली, इसीलिए ये अप्लाई ही नहीं होगा। जैसे कि अभी आपने देखा रिसेंटली कोरोना वायरस के केस में लोगों को लगा था आगे और प्राइस बढ़ेगी, तो लोगों ने क्या करा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस बढ़ते गए, तब भी लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। उसका डिमांड फॉर नेसेसिटी। अब नेसेसिटी केस में तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होता क्वांटिटी लॉ ऑफ डिमांड। क्यों नहीं अप्लाई होता, जैसे कि प्राइस ऑफ मेडिसिन, अगर मेडिसिन का दाम बढ़ा भी दो तो जिसको खरीदना जो है, मतलब रिकमेंडेड है, जिसके मतलब फिजिशियन ने बोला है, फिजिशियन ने बोला कि नहीं आपको ये मेडिसिन चाहिए, आपको लेना ही है, तो क्या लोग लेना बंद कर देंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं बंद करेंगे, चाहे भले उनको अपने कुछ चीज़ को और बेचना पड़े, लेकिन वो तो लेंगे। तो इसीलिए नेसेसरी जो है, जैसे कि साल्ट है, नमक, अब नमक की जो डिमांड है वो तो बनी रहेगी। जैसे और भी खाने पीने की चीज़ है, स्टेबल फूड है,
वो तो बनी रहेगी, उसका प्राइस बढ़ा भी दो। उसके बाद स्पेकुलेटिव गुड्स। अब स्पेकुलेटिव गुड्स के मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल सा ये समझो, शेयर प्राइसेस, अगर शेयर के प्राइस बढ़ रहे होते हैं ना, ये देखो ये अगर प्राइस बढ़ रहे होते हैं तो लोग ना डिमांड बढ़ा देते हैं, अगर प्राइस कम होते हैं ना तो लोग कम कर देते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर शेयर की प्राइस, ये देखो ये डिमांड मतलब प्राइस जा रही है, पहले 100 पे था, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक। अगर ये कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक, तो पहले जो डिमांड यहाँ पे जो था, अब उसने देखा कि नहीं शेयर की प्राइस मूव करे, आज 150 हो गया और कल 200, 250, अब उसको लगेगा इसका प्राइस तो बढ़ता ही जाएगा, तो अगर मैं 250 पे खरीद लूँ और ये 1000 पे चला जाए जिस दिन, उस दिन बेच दूंगा, तो मेरे को 750 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदना चाहेंगे कि ठीक है मैं खरीद लेता हूँ और जब ये महंगा हो जाएगा फिर मैं बेच लूंगा और उससे मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। अगर ये शेयर का प्राइस नीचे आना शुरू हो जाए तो लोगों को लगेगा नहीं यार अभी तो ये नीचे आया नहीं बिल्कुल, अभी 750 पे है, अगले दिन 650, अब जब ये ना एकदम से नीचे चला जाएगा ना 100 रुपीज़ पे, तब मैं खरीदूंगा, फिर वहां से बढ़ेगा ना तो फिर मैं बेच दूंगा। तो कहने का मतलब वो वेट करते हैं जब डिमांड, मतलब प्राइस जो है ना नीचे आ जाए, तो इसीलिए इसमें जो है ना उल्टा ही अप्लाई होता है। अब प्राइस ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती जाएगी, प्राइस नीचे गिरता जाएगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होती जाएगी, ठीक। तो इसमें ये सारे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, अगर अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अगर सारे और जो फैक्टर है उसको कांस्टेंट छोड़ दो तो प्राइस की वजह से डिमांड में जो शिफ्ट होता है उसी को बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखो ये पहला प्राइस है, पी पे क्या था डिमांड एम, अब पी से हम P1 पे चले गए, सॉरी पी से P0 पे चले गए, तो P0 बना देते समझने के लिए, ठीक। पी से P0 पे चले गए तो देखो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो गई। पी से हमने प्राइस को कम कर लिया, P1 पे चले गए, देखो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ गई, मतलब एक्सपांशन हो गई। यही है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन। और सारे फैक्टर को हमने जो भी था, लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सब्स्टिट्यूट प्राइसेस, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ों को हमने बोला कि तुम अभी वैसे ही हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि वहाँ पे हमने इसीलिए नहीं पढ़ा, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं उस चीज़ को। अब यहाँ पे जो पढ़ते हैं इसमें बोलते हैं कि अदर फैक्टर में जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब इनकम, कंज्यूमर के इनकम बढ़ रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर के इनकम बढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट प्राइस के प्रोडक्ट कम, मतलब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ होगा उसके बाद डिमांड में कैसे शिफ्ट आएगा, तो ये है कुछ ऐसा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिमांड ग्राफ जो होता है ना वही शिफ्ट हो जाता है, चाहे राइट को चाहे लेफ्ट को, ये डिपेंड करता है क्या हो रहा है। जैसे कि देखो अगर ये 5 पे था, पहले प्राइसेस 5 पे था, कंज्यूमर का इनकम था 20,000 रुपये पर मंथ, अब उसकी हाउस होल्ड इनकम होगी 25,000, तो पहले 5 रुपीज़ का था वो 10 क्वांटिटी लेता था, क्योंकि अब उसके पास इनकम बढ़ चुकी है तो 15 मांग रहा है वो, तो देखो डिमांड कर्व जो है ना शिफ्ट हो रहा है राइट वर्ड, ठीक। अगर फिर भी अगर उसके पास 4 पे था उस टाइम पे तो 15 क्वांटिटी लेता था, अब 4 पे 20 क्वांटिटी ले रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी पहले इनकम थी 25,000, अब इनकम बढ़ के हो गई 25,000, 20 से 25,000, तभी डिमांड जो है वो बढ़ा, मतलब उसने बढ़ा दिया है, ठीक। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। देखो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व हमने क्या समझा था, ये देखो ये शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व है, इसमें क्या होता है, अदर फैक्टर काम करता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में प्राइस की वजह से डिमांड कम या ज्यादा हो रही होती है, ठीक। अब उससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि कितने प्राइसेस की वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितने चेंजेस आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। कहने का मतलब है कि अगर आपने प्राइस को पहले 100 का था, आपकी क्वांटिटी डिमांड थी 1000, आपने प्राइस को बढ़ा दी 150 और क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई 3000, तो देखो इलास्टिसिटी इसमें क्या नजर आ रहा है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50%, परसेंटेज चेंज इन तो कितना बढ़ गया ये 200%, ये इलास्टिसिटी कितना चला गया 4। कहने का मतलब कि ये थोड़ा सा मतलब ये एक मूव करेगा, ये 4 मूव करेगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी, क्योंकि ये वैसे तो बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे एग्जाम के रेलिवेंसी के हिसाब से ऐसे ही में चलना ठीक रहेगा, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा बारीक में जाके पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इलास्टिसिटी और डिमांड को हमने थोड़ा सा और डिफाइन करके और उसको डिफरेंट फेज में देख रखा है, ठीक है। पहले तो देखो जीरो इलास्टिसिटी,
जीरो इलास्टिसिटी का मतलब है कि इसमें क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल नहीं बदलेगा, आप प्राइस बढ़ा भी दो। जैसे कि सॉल्ट, अब नमक के दाम पहले 10 रुपये के जी था, अब 20 हो जाए, 30 हो जाए, तो जितना लोग खाना वो खाएगा ही। नमक ऐसा नहीं कि अब प्राइस हो गया 5 रुपीज़ के जी, तो लोगों ने 1 के जी पहले पूरे महीने में लगता था, अब उन्होंने सोचा नहीं अब प्राइस कम हो चुका है, 2 किलो ले आते हैं, 2 किलो खाएंगे पूरे महीने में। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो है इलास्टिसिटी लेवल बिल्कुल खत्म है। आप प्राइस बढ़ा दो, ये खत्म कम कर दो, इसमें क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। उसके बाद ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1। इसका मतलब कह रहा है कि आपने प्राइस में 1 से नीचे चेंज करा, क्वांटिटी डिमांड चेंज बाय स्मॉलर परसेंटेज देन प्राइस। मतलब प्राइस अगर 1 बढ़ा है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड में 1 से कम ही पर मूवमेंट होगी। ठीक, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक। अभी भी इलास्टिक नहीं है पूरी तरह से। इलास्टिक तब होगी जब प्राइस आपने थोड़ा सा बदला। मतलब कहने का मतलब कि इलास्टिक का मतलब क्या है ना, वो लीवर को देखो, जैसे वो कभी बार ना मैकेनिक ऐसे घुमाता है ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा यहाँ पे बदले और बाद में फेरिफेरी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाती है, तो वो वाली बात है। इसी को बोलते हैं लीवर घुमाना, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पे लाओ। 1 का मतलब क्या है, आपने प्राइस 1 रुपये से बढ़ाया, क्वांटिटी डिमांड भी 1 से बढ़ेगा, इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी, मतलब सेम परसेंटेज एज डज प्राइस। उसका ग्रेटर में क्या होता है, आपने प्राइस को थोड़ा बढ़ाया, क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए। आपने प्राइस को 1 रुपये से बढ़ाया, 1% बढ़ाया, क्वांटिटी डिमांड में 2% में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, और उसकी इन्फिनिटी का मतलब क्या, यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ अप्लाई नहीं होता। आपने प्राइस बढ़ा भी दिया, घटा भी दिया, परचेजर प्रिपेयर टू बाय ऑल दे कैन ऑब्टेन एट सम प्राइस एंड नन एट द ऑल। मतलब कहने का मतलब कि उन लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा है कि इतने में दोगे तो सारा ले जाऊंगा, होता ना, इतने में सारा ले जाओ, और इतने से अगर आपने 1 रुपये भी ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं लेना मेरे को। तब मतलब उनको लगता है कि सपोज करो उनको, जैसे आप ही को, आपको लगता है कि मैं ना ये चीज 10 रुपये का लेके 12 रुपये का बेच सकता हूँ। ठीक, अब जो देने वाला है, जहाँ पे प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, जो आपको बेचेगा, उसने बोला कि 10 रुपये का, क्योंकि आपको पता है 10 रुपये का लूंगा, अगर पूरे ये जितने हैं 500 kg, वो सारा मैं उठा के ले जाऊंगा और सारा बेच दूंगा, तो मुझे 1000 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, आपने तो ये सोचा, लेकिन इसने बोला कि नहीं मैं 11 रुपये 50 पैसे का दूंगा। आपने सोचो, आप क्या सोचोगे, इतना कुछ करने के बाद कितना बनेगा, 250 रुपये। छोड़ यार, इतना कौन मेहनत करता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। अगर आप 10 रुपये का हिसाब से लगाओते हो तो मेरे को सारा दे दो, और आप 10 रुपये से ज्यादा बढ़ते हो तो मेरे को एक भी नहीं चाहिए। तो यही होता है इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपने प्राइस को थोड़ा भी बढ़ा दिया तो बिल्कुल नहीं लेगा, और प्राइस को उस लेवल पे रखा या उससे कम रखा तो सारा ले लेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो डिटरमिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे डिटरमाइन होगा, इसमें होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। कहने का मतलब होता है डिमांड कम ज्यादा कब होगा, जैसे सपोज करो उसका सब्स्टिट्यूट होगा। क्या, अगर ये कॉफी के कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं, कॉफी ही क्या, कॉफी की जगह सिर्फ कॉफी ही ले सकते हो, तो ऑब्वियस है प्राइस बढ़ा भी दोगे। जो इसके मतलब क्या कहते हैं, एडिक्ट लोग हैं, जो इसको चाहिए जो इसके लिए, वो खरीदते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो प्राइस का इफेक्ट ज्यादा आएगा नहीं। ये तब आएगा जब कॉफी की जगह लोग टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तभी ना प्राइस, जैसे कॉफी के बढ़ाओगे इसके डिमांड कम हो जाएंगे, लोग टी पीना शुरू कर देंगे, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब ये सब इलास्टिसिटी तभी बढ़ेगा। इलास्टिसिटी मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी। वो कब होगा, जब उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे। दूसरा होता है पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। अब किस बजट में वो है, अगर सपोज करो कि वो बेसिक, मतलब एक तरह से बेसिक में है, बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, जैसे कि 1-2 रुपए की चीज, अब एक से उसने 1 रुपये 50 पैसे का हो गया, तो ऐसे नहीं वो खरीदना शुरू कर देगा बहुत बुरी तरीके से। सोचेगा चलो यार इतनी छोटे सी चीज को क्या होर्डिंग करूं। जैसे कि हम मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स का दाम 1 रुपये से बढ़ के 1 रुपये 50 पैसे हो गया, तो ऐसा नहीं लोग भर के एकदम रख लेंगे। लेकिन वही राइस का प्राइस है, अब राइस 50 रुपीज पहले केजी है, अब एकदम से हो गया 25 रुपीज केजी, तो लोग सोचे नहीं यार अब पूरे साल का ही रख लेते हैं एक तरह से उठा के, यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलेगा 25 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो जिसपे ज्यादा पैसा खर्च होता है उस पर लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसको रख सको, कम प्राइस लगने पे उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ाते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ नीड दैट ए कमोडिटी स्टैटिस्फाई। अब लग्जरी गुड्स जो होता है ना, वो प्राइस इलास्टिक होता है, वाइल नेसेसरी जो प्राइस इलास्टिक होता है। सिंपल सा साल्ट जो होता है, जो नेसेसरी है, चाहिए, वो इलास्टिक होता है डिमांड से। बढ़ा भी दो प्राइस तब भी लेना ही लेना है। जैसे कि राइस है, अब जो बेसिक है, जो हमें लेना है जो खाने के लिए, वो तो लेते रहेंगे, प्राइस बढ़ाने और घटाने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। उसके बाद तो प्राइस इलास्टिक। अब प्राइस इलास्टिक से मतलब जैसे कि लग्जरी आइटम, जैसे कि आपका फोन है, अब एप्पल का फोन का प्राइस एकदम कम हो जाए, 50% डिस्काउंट, तो क्या है, तो एकदम डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर अपने प्राइस पे है जो कि उसका एकदम से नॉर्मल से हाई ही होता है, तो क्वांटिटी डिमांड कम ही रहेगी।
उसका नंबर ऑफ यूजेस टू विच ए कमोडिटी कैन बी पुट। अब वही कहने वाली बात है, अगर एक ही कमोडिटी को आप, जैसे मिल्क है, मिल्क का बहुत सारा यूज है, कर्ड बना लो, बटर बना लो, इस तरह के शेक बना लो, और भी बहुत तरह के यूज है, ठीक है। अगर उसके बहुत सारे यूज है तो जैसे प्राइस कम होगा लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करूँ डिफरेंट तरीके से, ठीक, तो लोग और भी डिमांड बढ़ा देंगे, इलास्टिसिटी लेवल और बढ़ जाएगी। 1 रुपये से कम हुआ, डिमांड 4 रुपये से बढ़ गई, मतलब 4 kg से बढ़ गया, 4 यूनिट से बढ़ गया उस। और सेम दूसरे केस में क्या होगा, प्राइस अगर 1 से बढ़ा दिया तो आपने लोगों ने ये सारे यूजेस बंद कर देंगे, एक ही यूज पे लेंगे, डिमांड और एकदम से कम हो गया। उसका टाइम पीरियड, अब क्या है कि अगर कोई चीज बहुत लंबे टाइम पे चेंज होता है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल, इफेक्ट कैन बी सीन द मोटरिंग हैबिट। अब पेट्रोल प्राइस क्या होता है, अगर शॉर्ट रन में चेंज होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कार की ना ट्रिप कम कर देते हैं। लेकिन अगर लगता है कि हमेशा ये लंबे टाइम पे पेट्रोल का दाम बढ़ते जाएगा, तो लोग पेट्रोल कार की डिमांड कम कर देंगे और उसकी जगह बैटरी कार लेना शुरू कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी काम करना शुरू हो गया। इन द शॉर्ट रन नहीं करेगा, लॉन्ग रन बिल्कुल करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंज्यूमर हैबिट है, अगर वो चाहे तो। उसके बाद टाइट डिमांड है। उसके बाद प्राइस रेंजेस है, किस रेंज की हाई रेंजेस और लो रेंजेस की प्राइस है, तो इन इलास्टिक और इलास्टिसिटी से भी बनती, ठीक है। उसके बाद आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम इलास्टिसिटी सिंपल से, इनकम बढ़ेगा तो परसेंटेज ऑफ डिमांड बढ़ जाएगा इनकम बढ़ने के साथ ही। वही बढ़ा है कि अगर कंज्यूमर के हाथ में 20,000 से 25,000 इनकम आ जाती है तो 10 की जगह 15 क्वांटिटी ऑफ डिमांड करने शुरू कर देगा। अब क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब कि एक में प्राइस बढ़ेगा और दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, जैसे टी और कॉफी के बीच में शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जिसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके क्वांटिटी ऑफ डिमांड और डिमांड का कॉन्सेप्ट सारा समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम समझेंगे सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो इतने के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी और डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है, या इंस्टीट्यूट में फ़ोन कर सकते हैं।